नमस्कार, मैं धीरज कुमार द विद्या जी इस चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे ज्योग्राफी 12th क्लास की एनसीईआरटी, जिसमें हम लोग सीरीज करके हम लोग पढ़ रहे थे। तो एक सीरीज में आप पहले सीरीज में आप पढ़े हैं जनसंख्या, तो उसी जनसंख्या टॉपिक को हम आगे ले चलते हैं। आज का ये दूसरा सीरीज है, अर्थात दूसरा पार्ट में आप स्वागत करते हैं आपको। ठीक है, आइए देखते हैं। ये वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन, ये सब आप पढ़ चुके थे पिछले क्लास में। आप देखेंगे, आप जो नए लोग जुड़ रहे हैं वे पिछले क्लास में जाकर देख सकते हैं, वो पढ़ाई हो चुकी है। हम लोग को जो चलना था वो है आपका जनसंख्या का घनत्व। हम लोग को ये टॉपिक आज यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको अध्ययन करेंगे, हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। बिल्कुल, क्या कह रहा है भाई? ये आपसे कह रहा है जनसंख्या का घनत्व। हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं आज से जनसंख्या का घनत्व। कह रहा है जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। जनसंख्या क्या है भैया? जनसंख्या घनत्व है क्या? तो जनसंख्या घनत्व जो होता है ये प्रति वर्ग किलोमीटर में कुल रहने वाली जनसंख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अर्थात ये एक वर्ग किलोमीटर कैसे मापा जाएगा? मान लिया जाए कि एक सेंटर होता है, तो एक वर्ग किलोमीटर क्या, यहां से 1 किलोमीटर चल गए, 1 किलोमीटर चल गए तो क्या एक किलोमीटर हो गया, 1 वर्ग किलोमीटर हो गया? नहीं, अगर ये सेंटर हो रहा है तो इसके से 1 किलोमीटर यहां और इसके चारों तरफ ऐसे एक सर्कल बना, यानी 1 किलोमीटर एक सर्कल बना, इसको बोलेंगे एक वर्ग किलोमीटर। और इसमें रहने वाले लोगों की संख्या को ही बोला जाएगा जनसंख्या का घनत्व, है ना? तो ये बात इसमें बोल रही है। ठीक है, आगे कह रहा है इससे भूमि के संदर्भ में जनसंख्या के स्थानिक वितरण को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलती है। अर्थात ये जो जनघनत्व है, जनघनत्व को अध्ययन करने से, जनघनत्व की जानकारी होने से क्या हमें फायदा होगी? तो कहा जा रहा है कि इससे, किससे? जनघनत्व से भूमि के संदर्भ में, यानी जो भूमि है भारत का, उसके संदर्भ में जनसंख्या के स्थानिक वितरण, अर्थात भारत की जो कुल जनसंख्या है ये भारत के कौन कौन से क्षेत्र में, कौन से भारत के क्षेत्र में, भूभाग में स्थित है, ज्यादा पाए जाते हैं, कम पाए जाते हैं, ये जो जानकारी प्राप्त होगी ये जनघनत्व में प्राप्त होगी, जनसंख्या का घनत्व में प्राप्त होगी। इसलिए जनसंख्या का घनत्व होना, उसको अध्ययन करना जरूरी है आपका। ठीक है, ये यहां तक बात हो रही है। आगे बोल रहा है कि भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनगणना कितना के अनुसार? तो जनगणना 2011 के अनुसार कितना है भाई? 382 वर्ग किलोमीटर। अर्थात भारत में जनघनत्व जनगणना 2011 के अनुसार 382 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। ये बात आपसे बोली जा रही है। आगे कर रहा है 1951 ईस्वी में जनसंख्या का घनत्व 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थी। यानी जब देश आजाद हुई और देश की आजादी के बाद पहली जनगणना हुई थी 1951 में। कब हुई थी वो याद रखेंगे, ऐसे पिछले क्लास में आपकी ये बात बताई गई है। तो हम बात क्या बोले कि 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, और ये पहली जनगणना कब? 1951 में। तो 1951 के अनुसार बोली जा रही है कि कितना जनघनत्व था उस समय भारत का? तो 117 व्यक्ति था। वो कैसा? प्रति वर्ग किलोमीटर में थी। ठीक है ना? और वर्तमान में कितना है? 2011 के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। एक पॉइंट नोट करके रखेंगे, है ना? मेजर पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में काम देगा। उसके बाद कहा जा रहा है 1951 से 2011 तक पिछले 50 वर्षों में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक की वृद्धि हुई है। ये एनसीईआरटी का डाटा कहता है आपसे कि जो भारत की आजादी के लगभग कितना वर्ष हो गई है? 50 वर्ष। अब तो ज्यादा हो गए हैं,
लेकिन ये एनसीईआरटी का डाटा कह रहा है 2011 तक की बात में, है ना, कि 50 वर्ष, है ना, ये 25 वाली नहीं, 2011 तक की बात बोली जा रही है, वहां तक 50 वर्ष, है ना, जिसमें कितने व्यक्ति की वृद्धि हुई थी भाई? तो 200 प्रति वर्ग व्यक्ति की वृद्धि हुई थी, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कब से? तो 1951 से 2011 तक, यानी भारत की आजादी से लेकर के 2011 की जनगणना तक 200 व्यक्ति की वृद्धि हुई थी। आगे कह रहा है अरुणाचल प्रदेश में कम से कम जनघनत्व पाए जाते हैं, अर्थात 17 व्यक्ति, कितने यहाँ पर जनघनत्व पाए जाते हैं? तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। यानी याद रखा जाए, भारत में सबसे कम जनघनत्व जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। कितना व्यक्ति? तो 17 व्यक्ति। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश में कितना? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाएंगे। अरुणाचल शॉर्ट में ARUP। आगे आता है, कह रहा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक रहते हैं। यानी अगर आपसे यहाँ से बात अगर उठाए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कि भैया बताओ आप कि भारत में सबसे ज्यादा जनघनत्व कहाँ, इसमें राज्य नहीं बोल रहा है, केवल सीधे बोल दे कि भारत में सबसे अधिक जनघनत्व कहाँ, तो दिल्ली में। कितना? 11,297 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि भारत का वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर सबसे ज्यादा जनघनत्व पाया जाता है, तो दिल्ली होगा, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहां से क्वेश्चन बन गया। अगर फिर से रिपीट कर रहे हैं, उस पर ध्यान देंगे। भारत में अगर बोला जाए कि वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर सबसे ज्यादा जनघनत्व पाया जाता है, तो वो है दिल्ली। कितना? 11,297 वर्ग किलोमीटर। अगर आपसे यहां से अगर बात बोली जाए कि केंद्र शासित में सबसे कम कहां, अगर आपसे बात बोली जाए, क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है, अधिक तो हो गया, कम में कौन? तो कम में याद रखेंगे अंडमान निकोबार। यानी अंडमान निकोबार जो है, कहां? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार जो है, यहां पर कितना व्यक्ति? तो 46 व्यक्ति, है ना। यानी अंडमान निकोबार में 46 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं, एक केंद्र शासित में, है ना। सबसे अधिक में दिल्ली और सबसे कम में अंडमान निकोबार है आपका, ठीक है। आगे आइएगा, कह रहा भारत के उत्तरी भारत के राज्यों में, यानी बिहार में 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनगणना कितना के अनुसार? 2011 के अनुसार। याद रखेंगे विद्यार्थी, अगर आपसे बोला जाए कि उत्तर भारत में, अर्थात भारत में सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला राज्य कौन है, अब यहाँ पर देखिए पॉइंट आ गया राज्य से। अरे तो क्या बात बोली जा रही है कि भारत में सबसे अधिक जनघनत्व कहाँ पाया जाता है भैया? तो सबसे ज्यादा जनघनत्व पाया जाता है बिहार में। कितना व्यक्ति? तो 1102 व्यक्ति पाए जाते हैं, है ना। आइएगा, अगर इसके बाद अगर बात किया जाए तो जनगणना 2011 के अनुसार पश्चिम बंगाल में 1029 व्यक्ति, यानी बिहार 1 नंबर पर और पश्चिम बंगाल जो है वो 2 नंबर पर, है ना। बिहार 1 नंबर पर जनघनत्व में। अगर आपको एक जानकारी और दें, 2011 के अनुसार बिहार प्रथम स्थान पर जनघनत्व में, दूसरा स्थान पर पश्चिम बंगाल। लेकिन अगर आपसे पूछे, जानकारी के लिए आपको बता रहे हैं कि 2001 के अनुसार अगर बात किया जाए तो 2001 के अनुसार जो पश्चिम बंगाल है ना, ये जनघनत्व में नंबर 1 पर आता है, ठीक है, और वो बिहार दूसरा पर आता था। लेकिन 11 के अनुसार बिहार नंबर 1 पर और पश्चिम बंगाल दूसरा पर आ गया, ठीक है। आगे आइएगा, कह रहा उत्तर प्रदेश में गणना 2011 के अनुसार कितना? 829 व्यक्ति। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में 1029 और उत्तर प्रदेश में 829, यानी 200 का डिफरेंस यहाँ पर चल रहा है। किसके बीच में? तो पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के बीच में चल रहा है 200 का डिफरेंस। 1029 829, क्लियर है। यानी जनघनत्व में अगर अब आपसे बोला जाए कि तीसरा स्थान किसका, तो तीसरा स्थान पश्चिम बंगाल का, पहला स्थान बिहार का, दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का, तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश का। बिहार का कितना? 1102
बंगाल का कितना 1029, यूपी का कितना 829, है ना। ये सब मेजर पॉइंट है ना, इसको डाइजेस्ट कर जाएंगे आप, आगे आइएगा। अब बात करिए कि प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों में, प्रायद्वीपीय भारत मतलब दक्षिण भारत के राज्य, आगे हम इसको हम यहाँ इरेज करके हम दिखा रहे हैं। ये क्या बोला जा रहा, पॉइंट आपसे क्या बात कर रही है भाई, ये बात कर रही है आपसे प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों में, यानी दक्षिण भारत, ये प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत किसे कहेंगे, वह स्थल, वह त्रिभुजाकार भाग जो जिसकी आकृति त्रिभुज के आकार का हो या शंकु के आकार का हो और उसके तीन ओर जल से घिरा हो, ऐसे स्थल क्या कहलाते हैं, प्रायद्वीप कहलाते हैं। क्लियर है। तो ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग है। तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, तो यहीं पर बात बोली जा रही है कि प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों में केरल में 2011 के अनुसार 859 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना भाई, 859। अब बताइएगा, तो अब यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात आ गई। अगर अब राज्य में बोला जाए तो तीसरा स्थान अभी इसका नहीं, बल्कि अब तीसरा स्थान इसका हो जाएगा, क्योंकि ये उत्तर भारत में तीसरा स्थान रख रहा है। लेकिन अगर पूरा समस्त भारत की अगर बात की जाएगी, ध्यान देंगे, अगर समस्त भारत की अगर बात किया जाएगा कि समस्त भारत में तीसरा स्थान किसका जनघनत्व में, तो वो आ जाएगा केरल का। ठीक है, कितना 859। लेकिन अगर बात बोला जाए उत्तर भारत में तीसरा स्थान किसका, तो उत्तर प्रदेश का 829। बात क्लियर हो रही है। अब बात किया जाए, केरल यहां पर है आपका, तो ये दक्षिण भारत में हुआ ना, इसके यहाँ विंध्याचल पर्वत, तो ये जो विंध्यन पर्वत है इसके नीचे का भाग ये दक्षिण भारत हो रहा है, प्रायद्वीप भारत हो रहा है। तो प्रायद्वीप भारत में केरल, केरल में कितना भाई, तो 859 व्यक्ति, जबकि यूपी में कितना है ना 829 व्यक्ति। तो यूपी कहाँ है, ये विंध्याचल के ऊपर में, अर्थात उत्तरी भारत में है, और केरल दक्षिणी भारत में। तो वो आधार पर अब एक कहां से क्वेश्चन बन रही है कि केरल में कितना, तो 859, लेकिन दक्षिण भारत में पहला स्थान रखता है केरल। ठीक है, याद रखेंगे, दक्षिण भारत में केरल तीसरा स्थान, और पूरे भारत में तीसरा स्थान किसका, केरल का, और उत्तर भारत में तीसरा स्थान किसका, यूपी का। बात क्लियर हो रही है, मेरे ख्याल से हो गई होगी। आइएगा, आते हैं। इसके बाद कह रहा है तमिलनाडु में 2011 में कितना 555 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी अब आइएगा तमिलनाडु, यहां पर तमिलनाडु ऐसे होता है, केरल और इसके बगल में जाइएगा तो तमिलनाडु मिलेगा। तमिलनाडु में कितने व्यक्ति, तो 555 व्यक्ति, है ना। यानी दक्षिण भारत में, ये दक्षिण भारत है, ये दक्षिण भारत में जो जनघनत्व पाया जाता है उसमें नंबर 1 पर केरल और दूसरे स्थान पर आता है वो है आपका तमिलनाडु। कितना व्यक्ति, 555 व्यक्ति। बात क्लियर हो रही है। चलिए आते हैं, अब कह रहा है यहाँ पर बात समझिएगा, असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा में मध्यम घनत्व पाया जाता है। अर्थात यहाँ पर जो राज्य का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर उच्च घनत्व नहीं पाए जाते हैं बंधु, यहाँ पर मध्यम घनत्व पाया जाता है। ना नीच है, मतलब ना ही नीचा ज्यादा है और नहीं ज्यादा ऊंचा है, बिल्कुल ये बीच वाला भाग है, मध्यम भाग है। क्लियर हो रही है। आगे आइएगा, समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में जाकर कमेंट करेंगे, क्या दिक्कत हो रही है उसको यथासंभव हम दूर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आइएगा, कह रहा हिमाचल प्रदेश पर्वतीय राज्यों और असम को छोड़कर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, हिमाचल प्रदेश और पर्वतीय राज्यों को छोड़कर, और किसको, असम को छोड़कर, असम को छोड़कर भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में, यानी अगर बात की जाए, अगर हम बात यहाँ पर एक मैप, रफली मैप जानकारी के लिए है ना, रफली मैप अगर हम बात करें इंडिया का, है नहीं, ये इंडिया का रफली मैप समझने के लिए बात क्या बोल रहा है, हिमाचल प्रदेश और उत्तरी पर्वतीय भागों में, यानी ये भाग छोड़ करके, और कहाँ कह रहा है, असम को छोड़ करके। यहाँ पर ऐसे आइएगा तो असम, इसको छोड़ करके क्या कह रहा है, उत्तरी पूर्वी राज्यों में बाकी का जो क्षेत्र है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है,
मिजोरम है, असम है, त्रिपुरा है ना, मेघालय है कि नहीं। तो इस तरह से ये बात बोली जा रही, यहाँ पर मेघालय है आपका, है ना। तो ये जो बात बोली जा रही है कि असम को छोड़कर बाकी के जो जितने जो पूर्वी राज्य हैं यहाँ पर क्या है भाई, तो जनसंख्या क्या है, निम्न पाए जाते हैं, यानी जनसंख्या घनत्व क्या है, कम पाया जाता है। यानी अब यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि बताइएगा भारत के पूर्वी राज्यों में सबसे ज्यादा जनघनत्व कहाँ पाए जाते हैं, तो असम में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाएंगे, असम में। बाकी असम के छोड़ करके जो भी पूर्वी राज्य हैं, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, है ना, और ये मेघालय, त्रिपुरा, है ना, सिक्किम, ये सब जो क्षेत्र हैं, ये सब में आपका जनघनत्व क्या है, बहुत कम पाया जाता है। असम में ज्यादा पाया जाता है। क्लियर है, बहुत अच्छी बात। आगे आते हैं। अब बात आगे कह रही है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीपों को छोड़कर, अब अंडमान निकोबार आइएगा, तो अंडमान निकोबार यहां पर ऐसे आइएगा, बंगाल की खाड़ी में आपका। तो अंडमान निकोबार को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या के उच्च घनत्व पाए जाते हैं। अभी हम तुरंत बात किए थे पीछे भी, है ना, कि सबसे ज्यादा जन घनत्व केंद्र शासित में दिल्ली का है, और सबसे कम जन घनत्व अगर है तो वो है आपका अंडमान निकोबार का। ठीक है ना, यहाँ पर, है ना। तो ये अंडमान निकोबार में आपका पाया जाता है। क्लियर है। चलिए आगे कह रहा है, जनसंख्या का घनत्व एक अशोधित माप है। किसी भी क्षेत्र और समय में जो जन्म और मृत्यु का जो माप होता है वो क्या किया जाता है, अशोधित माप उसे कहा जाता है, जो 1000 पर इसे निकाला जाता है। क्लियर है बात। चलिए आते हैं। कह रहा है आगे, कुल कृषित भूमि, कृषित भूमि मतलब जहां पर खेती किए जाते हैं, पर जनसंख्या के दबाव के संदर्भ में मानव भूमि अनुपात के बेहतर परिज्ञान के लिए कायिक और कृषि घनत्वों को ज्ञात करना चाहिए, जो भारत जैसे विशाल कृषि जनसंख्या वाले देश के लिए सार्थक है। मतलब ये कह रहा है सीधी सीधी कि जो कुल कृषित जो भाग है उस पर जनसंख्या का दबाव अधिक होगा। ये तो स्वाभाविक होगा, जनसंख्या के दबाव अधिक होंगे। जहां पर खेती होगी, जहां पर सारी व्यवस्थाएं होगी, वहां पर जनसंख्या ज्यादा बसेगा, स्वाभाविक होगा, वहां पे दबाव ज्यादा पाए जाएंगे। ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि मानव भूमि के अनुपात, तो जो रहेंगे व्यक्ति जहां पर कृषि होगी, तो स्वाभाविक होगा कि वहां पर मानव जो रहेंगे तो उसकी भूमि के अनुपात को क्या करने के लिए, ज्ञान करने के लिए कह रहा है, अर्थात तो उसकी जानकारी लेने के लिए कह रहा है। तो ये परिज्ञान के लिए कायिक घनत्व ज्ञात करना चाहिए। अब बात यहां पर आई, कायिक घनत्व क्या है ना। तो कायिक घनत्व जो होते हैं, जो कुल जनसंख्या है ना, कुल जनसंख्या, मान लीजिए भारत की जो कुल जनसंख्या है वो, और भारत में जो कुल निवल बोया गया क्षेत्र है, अर्थात जो कृषि किए जा रहे हैं, जिस खेत पर, जिस भूमि पर कृषि की जा रही है, वो उसकी कुल डाटा और कुल जनसंख्या का और उसका जो अनुपात निकालते हैं, ये क्या कहलाता है, कायिक घनत्व कहलाता है। मान लिया जाए कि ये, अब जैसे कहने का मतलब है कि कृषि क्षेत्र एक जगह पर तो है नहीं ना, अलग अलग क्षेत्र में कृषि क्षेत्र है। कहीं पर बहुत अच्छी भूमि है तो वहां पर कृषि हो रही है, कहीं पर अच्छी भूमि नहीं है तो वहां पर कृषि नहीं हो रही है। तो अलग अलग क्षेत्र पर जो कृषि क्षेत्र है उसको पूरा एरिया निकालेंगे। मान लिया जाए एक छोटी सी डाटा, ऐसे ऐसे अलग अलग कृषि क्षेत्र है, तो इसका कुल एरिया चारों अगर यहाँ पर है तो चारों का निकालेंगे, और जो निकल करके आया वो एक डाटा बन गया। अब यहाँ पर बन गई कृषि क्षेत्र। अब क्या कर रहा है, कायिक में, कायिक घनत्व में देश की कुल जनसंख्या, तो देश की कुल जनसंख्या, ठीक है ना, देश की कुल जनसंख्या और कुल कृषि क्षेत्र, अर्थात कुल निवल बोया गया क्षेत्र। निवल बोया गया क्षेत्र मतलब जिस पर कृषि कार्य किए जाते हैं, फसल लगाए जाते हैं और काटे जाते हैं, उसको निवल कृषि क्षेत्र या निवल बोया गया क्षेत्र उसे बोला जाता है। तो अब कुल जनसंख्या में और निवल बोया गया क्षेत्र में, दोनों में एक दूसरे से भाग देंगे, और वही जो भाग देकर के आएगा वो क्या कहलाएगा, कायिक घनत्व कहलाएगा आपका। ठीक है।
चलिए इसका सूत्र आगे है, आगे हम लोग देखेंगे। तो ये भारत के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा एक चीज और यहाँ पर है समझने वाली, कायिक घनत्व निकालना बहुत जरूरी है देश के लिए, इसलिए कि कायिक घनत्व मान लिया जाए कि ये जो कृषि क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज्यादा होगी, एक कृषि क्षेत्र, और इस कृषि क्षेत्र पर जनसंख्या बहुत ज्यादा होगी, तो जनसंख्या ज्यादा होने के कारण क्या होगा, ये कृषि क्षेत्र में उत्पादन जो है जनसंख्या की तुलना में कम है, तो स्वाभाविक होगा कि यहाँ से यानी अर्थात भारत में जो कृषि क्षेत्र होगा वहां पर उतना हम लोग उत्पादन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है और उतना लोगों का यहाँ से उतना हम उत्पादन नहीं कर पाएंगे अनाज। तो हम लोगों के लिए क्या करेंगे, हम विदेशों से, अलग अलग क्षेत्रों से क्या करेंगे, हम अनाज लाएंगे, अर्थात आयात करेंगे। और जब देश आयात करता है तो समझ जाइएगा कि उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर होती है, स्ट्रांग नहीं माना जाता है। समझ रहे ना बात? अगर यहाँ पर जनसंख्या कम होती और कृषि क्षेत्र ज्यादा होता तो उत्पादन ज्यादा होते, खाने वाले कम रहते। अब उत्पादन ज्यादा और खाने वाले कम, अब बताइएगा कि उस स्थिति में क्या होगा, हम बेचेंगे ना, और जब हम बेचेंगे यानी निर्यात करेंगे तो हमें पैसा प्राप्त होगी, और जब पैसा प्राप्त होगी तो देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, है ना। तो एक कायिक घनत्व से ये जानकारी होती है कि हमारा देश आयात कर रहा है या निर्यात कर रहा है। अगर आयात कर रहा है तो देश की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं मानी जाएगी, निर्यात कर रहा है तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि वो विदेशी मुद्रा भी तो आ रहा है ना। चलिए बहुत अच्छी बात, आगे आते हैं। ये राज दिखा रहा है आपका यहाँ, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, आगे आते हैं। अब यहाँ पर देखिए ना, आगे आपका जो कायिक घनत्व बोल रहे थे से, है ना, कुल जनसंख्या बटा निवल कृषि क्षेत्र। कुल जनसंख्या मान लिया जाए, एक उदाहरण से चल रहे हैं, कुल जनसंख्या मान लिया जाए यहाँ पर 100 है और निवल कृषि क्षेत्र कितना है, 25 है, तो 25 के 100, ये 4 क्या आया, एक कायिक घनत्व आया। समझ रहे ना? तो जो डाटा रहेगा वो डाटा को यहाँ बैठा देंगे इस सूत्र पर और वो निकल जाएगा हमारा कायिक घनत्व। क्लियर हो रही है बात? चलिए बहुत अच्छा, है ना। आगे आइएगा, कह रहा कृषि जनसंख्या में, यानी कृषि जनसंख्या में कृषक, कृषि मजदूर और उनके परिवार के सदस्य सम्मिलित होते हैं। बंधु ध्यान देंगे, क्या बोल रहा है आपसे, कृषि जनसंख्या। कृषि जनसंख्या किसे कहेंगे, तो कृषि जनसंख्या हम उन्हें कहेंगे, किन्हें, जो कृषक हैं, अर्थात किसान। किसान शामिल होंगे, कौन शामिल होंगे, किसान शामिल होंगे, ठीक है। उसके बाद कृषि मजदूर, जो किसान के खेतों में फसल काटने और लगाने जाते हैं, वो कृषि मजदूर, वो भी शामिल होंगे। और साथ ही साथ इनके भी परिवार और इनके भी परिवार, अर्थात किसान के भी परिवार और कृषि मजदूर के भी परिवार, सब सम्मिलित होंगे। और सबकी सम्मिलित रूप को क्या बोला जाएगा भैया, वो क्या बोला जाएगा, कृषि जनसंख्या उसे कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि सब डिपेंड किन पर हैं, कृषि कार्य पर हैं, कृषि पर हैं, इसलिए इस जनसंख्या को क्या बोला जाएगा, कृषि जनसंख्या बोला जाएगा। बात क्लियर हो रही है? सुनिए, बार बार हम रिपीट करते हैं इसलिए कि वो दिमाग में जाए, बैठ जाए, है नहीं, बार बार हम इसलिए रिपीट करते हैं। कृषि जनसंख्या, कृषि जनसंख्या अंतर्गत कौन कौन शामिल होंगे, तो किसान और उनके पूरा परिवार, और उस खेत खलिहान में काम करने वाले जो किसान को साथ देते हैं, वो मजदूर जो फसल को रोपते हैं, काटते हैं, वो और उनके परिवार, यानी सब किसान के परिवार और किसान दोनों, मजदूर और मजदूर के परिवार, ये सब मिलाकर के क्या कहलाएगा, वो कृषि जनसंख्या कहलाएगा। बात क्लियर हो रही है? चलिए आगे आते हैं। आगे कह रहा है जनसंख्या की वृद्धि। जनसंख्या की वृद्धि क्या है भाई, तो इसको देख लें। कह रहा है जनसंख्या की वृद्धि दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को कहते हैं। इसकी दर को प्रतिशत में अभिव्यक्त किया जाता है। एक लाइन में आप यहां समझ लें, मान लिया जाए 2001 है, ये समय एक हुआ, 2001 एक क्या हुआ, एक समय बिंदु हुआ, समय बिंदु हुआ ना, ये समय बिंदु हुआ आपका 2001, एक काल रहा, एक समय रहा, ये ठीक है। उसके बाद समय आया 2011, ये भी एक समय बिंदु हुआ,
है ना। तो यही ना बोल रहा है आपका जनसंख्या वृद्धि कि दो समय बिंदुओं के बीच, दो समय बिंदुओं के बीच, यानी एक समय बिंदु नंबर 1 और ये नंबर 2। तो 2001 में जो जनसंख्या थी, तो क्या 2011 में भी वही जनसंख्या रही? नहीं ना। तो 2001 में जो जनसंख्या थी 2011 आते आते और बढ़ गई। तो ये जो बढ़ी, तो ये बढ़ने की क्रिया क्या कहला रहा है? जनसंख्या वृद्धि कहला रहा है। यानी ये दो समय बिंदु के बीच में बढ़ने वाले संख्या को जनसंख्या वृद्धि कहा जाएगा, है ना। और ये जो बढ़ेंगे इसको क्या चीज में अभिव्यक्त किया जाएगा? तो प्रतिशत में। भैया जनसंख्या है उसको हम क्या चीज में अभिव्यक्त करेंगे? प्रतिशत में अभिव्यक्त करेंगे। बात क्लियर हो रही है? चलिए बहुत अच्छा, आगे आइएगा। अब कह रहा है जनसंख्या वृद्धि के दो घटक होते हैं। कितने घटक? दो घटक, प्राकृतिक और अभिप्रेरित। प्राकृतिक घटक और अभिप्रेरित घटक, जनसंख्या वृद्धि के दो कारक यानी दो घटक। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर, चूंकि एनसीईआरटी का बिल्कुल लाइन बाय लाइन हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, ये आपका बोल रहा है जनसंख्या वृद्धि के कितने घटक होते हैं? तो दो घटक होते हैं, प्राकृतिक और अभिप्रेरित। अब प्राकृतिक घटक क्या है? तो यहाँ कह रहा है प्राकृतिक वृद्धि का विश्लेषण अशोधित जन्म दर मृत्यु दर द्वारा निर्धारित होता है। अच्छा, एक चीज और है, ये प्राकृतिक रूप से ना मृत्यु होना और जन्म होना ये नेचर का न दिया हुआ है, इसमें मानव का कोई है? इसमें मानव का हाथ में है क्या? जन्म और मृत्यु दर, जन्म होना और मृत्यु होना ये मानव के हाथ की बात नहीं है, ये प्रकृति का, ये नेचर के हाथ की बात है। इसलिए बोला जा रहा है कि व्यक्ति जो जन्म लेंगे और मरेंगे तो ये भी तो जनसंख्या को प्रभावित करेंगे। तो ये जनसंख्या को प्रभावित करेंगे, उसमें ये जनसंख्या वृद्धि का एक घटक में शामिल हो गया आपका। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? चलिए आगे। अब कह रहा अभिप्रेरित है। अभिप्रेरित क्या है? अभिप्रेरित घटकों को कुछ दिए गए क्षेत्र में लोगों के अंतर्वर्ती और बहिर्वर्ती संचालन की प्रबलता द्वारा स्पष्ट किया जाता है। मतलब ध्यान देंगे बंधु, ध्यान दें, इधर आइए। ये क्या बोल रहा है आपका? अभिप्रेरित क्या? अभिप्रेरित क्या? प्रेरित होना, इंस्पायर होना। कैसे? समझिएगा क्या बोल रहा है यहां पर। अंतर्वर्ती और बहिर्वर्ती, मान लिया जाए महाराष्ट्र, एक उदाहरण दे रहे हैं, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या है? मुंबई, ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र राज्य में मुंबई एक शहर हुआ। मुंबई में सारी फैसिलिटी है, रोजगार की भी व्यवस्था है, चमकमक दुनिया है वहां पर आपका, समझे कि नहीं? जो गया उसको रोजी रोटी मिल गया वहां पर। तो स्वाभाविक होगा कि जो महाराष्ट्र राज्य वाले हैं, कहाँ वाले? महाराष्ट्र राज्य वाले। तो महाराष्ट्र राज्य के जितने लोग रहने वाले हैं लगभग, जो चाहते हैं कि हमें कुछ काम चाहिए, हमें रोजी रोटी चाहिए, दो वक्त की रोटी चाहिए, ऐसे जो काम के तलाश में हैं वो कहाँ जाना चाहेंगे? मुंबई में जाना चाहेंगे। क्योंकि मुंबई में क्यों? क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है भाई? इंस्पायर कर रहा है, लोगों को आकर्षित कर रहा है, अभिप्रेरित कर रहा है। क्या? तो ये कर रहा है भैया कि यहाँ हम रोजगार दे रहे हैं, जिसको जो क्षेत्र में काम चाहिए वो क्षेत्र में हम काम दे रहे हैं, हम मतलब मुंबई। तो बताइएगा कि महाराष्ट्र में जो लोग रह रहे हैं ये सब मुंबई में आ जाएंगे, जो काम चाहिए सब का मतलब अधिकतर लोग, है ना, मुंबई में आकर बसना चाहेंगे। अच्छा, ये बात सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं लागू होगी। अब ये जब बात फैलेगी, अर्थात जब भारत में अदर जो स्टेट हैं यहाँ के लोगों को भी तो जानकारी होगी कि मुंबई में जो भी गया खाली हाथ नहीं आया, तो बताइएगा कि सब लोग मुंबई फिर जाना चाहेंगे। तो बताइएगा ये जो महाराष्ट्र के अंदर से जो आने वाले लोग रहे वो क्या कहलाएं? अंतर्वर्ती, यानी राज्य के अंदर से। और जो राज्य के अलावे जो अदर स्टेट से जो आए और जनसंख्या को बढ़ाएं, ये परिवर्तित संचालन होगा। संचालन वो चल करके जो आए हैं वो, ये क्या होगा? ये अभिप्रेरित हुआ, अर्थात ये दोनों प्रेरित होकर के यहाँ पर आए हैं, राज्य के अंदर से भी और राज्य के बाहर जो अदर स्टेट के जो थे वो भी। इसको आप और ऊपर समझ सकते हैं। मान लिया जाए देश के अगर संदर्भ में बात करें, दुनिया के संदर्भ में बात करें, तो मान लिया जाए, अब इसको थोड़ा और समझिए,
मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। अब ये बात फैल जाए पूरे भारत में कि महाराष्ट्र में सबको जॉब मिल जाती है, रोजगार मिल जाती है, तो पूरे भारत वाले लोग आएंगे यहाँ पर, तो ये अंतर्वर्ती क्रिया हो जाएगी। और भारत के साथ साथ जो अदर कंट्री वाले हैं उनको भी लगे कि हमें बम्बई भारत के महाराष्ट्र में जाना चाहिए, तो ये महाराष्ट्र में आएंगे, तो ये बहिर्वर्ती संचालन हो जाएगी आपका। तो ये क्या होगा? ये जनसंख्या वृद्धि के घटक में शामिल होंगे आपका। क्लियर हो रही है? चलिए आगे आइएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है, कह रहा भारत की जनसंख्या के दोनों दशकीय और वार्षिक वृद्धि दर बहुत ऊंचे हैं और समय के साथ नित बढ़ रहे हैं। मतलब यहाँ पर बात बोली जा रही है, क्या बोली जा रही है कि जो भारत की जनसंख्या दो कौन कौन दशकीय और वार्षिक वृद्धि दर, यानी भारत की जो जनसंख्या है, दो बार हम लोग डाटा निकालते हैं, दो समय डाटा निकालते हैं। कब? एक दशकीय यानी 10 वर्ष पर और एक पर वर्ष पर ईयर हम लोग निकालते हैं, है ना। तो ये दोनों जो वृद्धि दर है ना वो बढ़ते जा रहा है, दशकीय वृद्धि भी बढ़ रही है और वार्षिक वृद्धि भी बढ़ रही है, यही बात बोल रहा है इसको में। ठीक है, देखिए ना भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितना है? 1.64% है, समझ जाइएगा। यानी भारत में जो जनसंख्या बढ़ रही है वो कितना बढ़ रही है? 1.64 पर ईयर बढ़ रहे हैं, इतनी पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है ना। चलिए बहुत अच्छा, आगे ये पॉइंट नोट कर लेंगे, बहुत काम की चीज है ना ऑब्जेक्टिव का। आगे कह रहा है जनसंख्या के दोगुना होने का समय। देखिए आ गया बात, जब हम बात कर रहे थे, कह रहा कि जनसंख्या के दोगुना होने का समय वर्तमान वार्षिक वृद्धि दर पर किसी भी जनसंख्या के दोगुना होने में लगने वाला समय। मान लिया जाए कि अभी 2025 है, ठीक है, और इस समय जनसंख्या का जो वार्षिक वृद्धि दर कितना है? 1% है, उदाहरण हम दे रहे हैं ना, 1% है। 1% को 2% जब हो जाएगा, यानी वह समय जो जनसंख्या का जो वार्षिक वृद्धि दर 1 है, जहां पर इसका दोगुना हो जाएगा, और मान लीजिए कि इसका दोगुना हो जाएगा 2%, और ये 2% हुआ कब? तो ये 2% हुआ है 2030 में। तो ये जो 2030 में होगा ये क्या कहलाएगा? ये यानी वो मतलब जनसंख्या के दोगुना होने का वो समय कहलाएगा। यानी 2030 जनसंख्या का दोगुना होने वाला समय होगा, और 2025 में 1 था और 2030 में 2%, यानी 2% हुआ, यानी जनसंख्या का दोगुना हो गया, यानी 2030 क्या हो गया? ये दोगुना वर्ष हो गया आपका, है ना, दोगुना समय हो गया आपका। चलिए बहुत अच्छा, आगे कह रहा है दशकीय वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर क्या है? दशकीय यानी 10 वर्ष पर जो निकालते हैं औसत, वो तो क्या कह रहा है भैया? इसका सूत्र है P2 माइनस P1 बटा P1 इंटू 100। कह रहा है पिछले एक शताब्दी में भारत में जनसंख्या की वृद्धि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर तथा प्रवास की दर के कारण हुई है। देखिए यहाँ पर एक बात बोली जा रही है आपका, कह रहा कि पिछले एक शताब्दी में, एक शताब्दी यानी 100 बरस, दशकीय मतलब 10 बरस और शताब्दी मतलब 100 बरस। तो क्या कह रहा भाई? एक शताब्दी में भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर किसके कारण हुई है भाई? तो वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर तथा प्रवास की दर के कारण हुई है। यानी आज से 100 बरस पहले और आज में जो जनसंख्या में परिवर्तन हुई है, इस जनसंख्या में परिवर्तन का कारण क्या है? तो 3 कारण है, यानी तीन कारण कौन सा? जन्म दर पहला कारण, दूसरा क्या है भाई? तो दूसरा है मृत्यु दर, और तीसरा है आपका प्रवास। यानी ये 3 कारण हुए क्या चीज का? जनसंख्या में वृद्धि का। स्वाभाविक है, तो क्या है इसके बारे में और हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर नहीं किए हैं तो, ताकि आपका नया जो नोटिफिकेशन जाए वो आपके पास चला जाए, नया वीडियो तक आपका पहुंच हो जाए आपका, है ना। कमेंट भी करें अगर जो समझ में नहीं आए बातों को, है ना, यथासंभव हम कोशिश करेंगे उसको सुधार करने की। तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं आपसे, पुनः जय हिंद जय भारत।